चैप्टर की तरफ जाने से पहले हम चैप्टर में कौन कौन से क्वांटिटीज यूज करने वाले हैं, उसका यूनिट क्या है और उसके सिंबल्स कौन कौन से ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम टेम्परेचर। अभी गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला है, अभी बारिश चालू होगी। जब गर्मियों का मौसम था तब टेम्परेचर दोपहर में कितना था? हम कहते हैं यार आज तो 35 डिग्री सेल्सियस था, आज तो 40 था। हम महाराष्ट्र में तो कितना 45 47 इतने डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये केल्विन क्या है ना? हम तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए था। तो टेम्परेचर को नापने के लिए एक और यूनिट है, उसका नाम है केल्विन, और जो उसका सिंबल है के। तो कितना डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन, इन दोनों को कुछ तो रिलेट करना पड़ेगा। जैसे टाइम को हम कैसे मापते हैं? सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, घंटे में मापते हैं। चलो 1 घंटा यानी कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट यानी कितने सेकंड? 60 सेकंड, ठीक है। तो पूरे दिन में कितने घंटे रहते हैं? 24 घंटे रहते हैं। इसका मतलब भले हम टाइम को अलग अलग यूनिट में माप रहे, लेकिन उन यूनिट का आपस में संबंध है। तो बिल्कुल वैसे ही डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन का आपस में संबंध है। क्या संबंध है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन। इसका मतलब चलो मान लो सर्दियों का मौसम चालू है और यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन? 10 में 273 ऐड करना। मैंने कहा 273.15, लेकिन हम क्या करते, अपनी इजीनेस, हमारी आसानी के लिए हम वो जो 15 निकाल देते और 273 ऐड कर देते। तो इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 10 यानी 283 केल्विन। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो गर्मियों का मौसम चालू है और मैंने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर है 318 केल्विन। मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? सिंपली 318 में से 273 माइनस कर दो, तो जो आंसर 45 आ रहा है तो वो अपना डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 318 केल्विन यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? तो चलो दूसरी ओर बढ़ते हैं। लेंथ। लेंथ यानी क्या है? आपने स्केल का इस्तेमाल किया हो, है ना? स्केल से आप क्या निकालते हो? लेंथ निकालते हो, मतलब लाइन खींच रहे हो। चलो किसी दो प्लेस में का अंतर हम किस में बताते हैं? एक तो किलोमीटर में, है ना? दो सिटी है, तो चलो पुणे टू मुंबई जो भी अंतर है तो वो हम किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये जो किलोमीटर है, जैसे मैंने आपको टाइम के बारे में कहा, वैसे ही ये किलोमीटर को भी हम फ्रैगमेंट में बांट सकते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। अभी हमारी जो हाइट है, हम अपने हाइट फीट में भी नापते हैं या मीटर में भी नापते हैं या इंचेस में भी नाप सकते हैं, है ना? या फिर सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। जैसे मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर, ये मैंने सेंटीमीटर में कहा। चलो अगर मुझे फीट में कहने के लिए कहा तो मैं कह सकता हूँ 5 फीट 7 इंच, है ना? मीटर में कहने के लिए कहा तो समथिंग 1 मीटर पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये जो मेरी लेंथ है, भले ये मेरी हाइट है, मैं अगर आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेटर रहा तो वो क्या हो जाएगी? मेरी लेंथ हो जाएगी। ये पेन है, पेन की भी कुछ तो लेंथ है ना? तो ये लेंथ हम मापते हैं मीटर में, जिसका यूनिट है यम, ठीक है। ये कैपिटल के है और ये स्मॉल यम है। तीसरी ओर बढ़ते हैं मास, और चौथी ओर बढ़ते हैं वेट। मास को डीप में जानने से पहले हम मास और वेट में क्या अंतर है वो जान लेते हैं। आपने सुना होगा यार कि पृथ्वी पे आपका अलग वेट दिखाता है और जबकि दूसरे जैसे चांद पे आपका अलग वेट दिखाता है। ये तो कम से कम सुना होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये जो मास है, मास का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ मैटर विद इन योर बॉडी। ये मेरी बॉडी है, अगर मैं चांद पे भी जाऊं तो क्या मेरे बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं? क्या मेरा एक कान टूट के नीचे जाएगा, या फिर मेरा नाक चला जाएगा, या फिर मेरे उंगलियां रहते वो झड़ जाएगी? नहीं, मेरे बॉडी में का कौन सा भी अंग, कौन सा भी पार्ट अलग नहीं हो जाएगा या कम नहीं हो जाएगा भले मैं चांद पे जाऊं। तो ये तो हुआ मास, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर इन योर बॉडी, जो कि कहीं भी जाओ आप चेंजेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन वेट की तरफ जाते वक्त हमें वेट में मास भी ऐड करना पड़ेगा। तो वेट का मतलब ये है कि मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी मतलब वेट। कैसे हुआ ये? चलो मैं चांद पे गया, चांद पे जाने के बाद भले मेरा मास सेम है, लेकिन जो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो एज कंपेयर टू अर्थ के मुकाबले कम होता है।
जबकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? जैसे कि ये ढक्कन को मैंने छोड़ा तो क्या ये ऊपर जा रहा है? नहीं, ये नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब क्या है? नीचे क्या है? धरती है। धरती क्या करती है? ये कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को खींचती है। अपने स्पेस में के वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या रहता है, जो भी कोई एस्ट्रोनॉट रहता है, क्या वो चल पाता है अच्छे से? नहीं, वो क्या करता है? तैरता है ना। जैसे हम पानी में तैरते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो हवा में तैरता है। इसका मतलब जो स्पेस है, उस स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है। जबकि आप जैसे 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 अर्थ की तरफ आओगे, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। ये धरती आपको खींचती है, लेकिन धरती जितने पावर से आपको खींच रही है, जो चांद रहता है वो उतने पावर से नहीं खींच पाता। मतलब अलग अलग प्लैनेट्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अगर धरती के बारे में सोचा जाए तो आपका जो मास है वो जो कांस्टेंट है इनटू ग्रेविटी, अभी धरती की ग्रेविटी है 9.8, 9.8 ये धरती की ग्रेविटी है। तो आपके मास को इसके साथ, जो भी है आपका मास x, इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा उसे हम कहते हैं वेट। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मास आप कहीं भी जाओ यूनिवर्स में सेम रहेगा, लेकिन वेट आपका अलग जगह पे अलग अलग आएगा। तो ये मास को हम किस यूनिट में नापते हैं? किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या है? केजी। जबकि जो वेट है, जबकि ये वेट है, वेट को हम किस यूनिट में नापते हैं? न्यूटन में। न्यूटन नाम तो सुना होगा, वो एप्पल वाला जिसके सिर पे एप्पल गिरा, वो न्यूटन, उसके नाम से हमने वेट को ये यूनिट दिया है यन। न्यूटन, न्यूटन ये एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन रहता है, क्योंकि क्या, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से ये एक तरह का वेट फोर्स हुआ। वेट एक तरह का फोर्स रहता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे पांचवें पॉइंट की ओर, जिसका नाम है प्रेशर। ये जो प्रेशर नाम की क्वांटिटी है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है। जैसे मान लो नेल, नेल को आप जब दीवार में लगाते हो, है ना, तो नेल का कौन सी साइड आप दीवार की तरफ लेते हो? जो नोकीला वाला रहता है वो, है ना। क्यों ऐसा करते हो? चलो और दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, चाकू, है ना। चाकू का जो कौन सा पार्ट रहता है? एक धार वाला। चाकू के दो साइड रहते हैं, इसमें एक साइड धार नहीं रहती है, जबकि दूसरी साइड बहुत ही तेज धार रहती है। क्यों ऐसा होता है? ये तेज धार होती मतलब क्या है? वो एक पॉइंट जैसा दिखता है। इसका मतलब अगर प्रेशर अप्लाई करना हो तो हमें चीजों को नोकीली करनी चाहिए। अभी नेल में हम क्या कर रहे हैं? जो नोक रहता है वो नोक को दीवार पे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसकी मदद से क्या होता है? वो जो नोक वाला पार्ट है वो अंदर जाता है। जबकि मान लो उसी नेल का दूसरा पार्ट जो कि स्मूथ रहता है, क्या हम उससे उतना ही फोर्स लगा के उस नील को अंदर डाल सकते हैं क्या दीवार के? नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रेशर अप्लाई करने के लिए आपको जो भी कोई चीज लगती है वो चीज नुकीली होनी चाहिए। कि फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, एक कौन सा तो एरिया है, इस एरिया पे हमें नेल को लगाना है, तो ये यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स आ रहा है, उस फोर्स को, जितना भी परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर। और ये प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल। पास्कल ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, जैसे कि न्यूटन है, जैसे कि केल्विन है, इनके सम्मान में हम प्रेशर को यूनिट दे रहे हैं पास्कल, जो है पीए। ठीक है, या फिर दूसरा एक एग्जांपल ले लो। आपने जो मिलिट्री वाले टैंक रहते हैं, जिसे हम पैंजर कहते हैं, वो पैंजर के पहिए कैसे रहते हैं? तो वो जो पहिए रहते, वो पहिए ओपन नहीं रहते, वो पहिए एक स्टील का जो बेल्ट रहता है, वो बेल्ट से पूरे लिपटे हुए रहते हैं। और जैसे ही वो पहिए घूमते हैं, वैसे जो बेल्ट रहता है स्टील का वो घूमता है, और इसके मदद से जो टैंक है वो आगे जा पाता है। तो अगर सोचा जाए तो ये स्टील की पट्टी क्यों लगाई है, स्टील का बेल्ट क्यों लगाए? चाहे तो हम वो निकाल सकते हैं, उसके जो टायर्स रहते हैं वो टायर्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। दूसरी तरफ और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने आइस स्केटिंग सुना हो, जिसको हम स्कीइंग कहते हैं। तो स्कीइंग में क्या रहता है? जो भी कौन सी वो स्केट रहती है, वो स्केट कैसे रहती है? प्लेन रहती है। क्या उसे भी नॉर्मल स्केटिंग जैसे टायर्स रहते हैं कि छोटे छोटे? नहीं, वो कैसे रहते हैं? प्लेन रहती है। ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है, आइस हो या कौन सा भी रेत हो, वो कैसे रहते हैं? अगर उसमें हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो जो भी अपना पाव हो या कौन सी भी चीज हो वो अंदर जाती है। क्योंकि आइस या कौन सी भी सैंड हो, वो कैसे रहती है? रिजिड नहीं रहती है, वो उसको अपने अंदर खींच लेती है। और दूसरी तरफ जो पैंजर है, जो टैंक है, उसके भी जो टायर्स रहते हैं वो अंदर जा सकते हैं, वो कौन सी जमीन के अंदर फंस सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी टैंक रहता है उसका जो वेट है वो वेट ज्यादा रहता है, ये वाला।
उसका जो वेट रहता है वो ज्यादा रहता है, और ज्यादा होने के कारण उसके जो टायर्स रहते हैं वो अंदर फंस सकते हैं। ऐसा ना हो इसकी वजह से वो जो भी कोई प्रेशर परपेंडिकुलर जमीन पे, वो टैंक का जो भी कौन सा भी प्रेशर आ रहा है जो परपेंडिकुलर है, वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा ना हो, इसके लिए वो जो बेल्ट इस्तेमाल करते, इसके लिए वो पूरा फ्लैट सरफेस इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो भी कोई प्रेशर आए वो किसी एक पॉइंट पे ना इकट्ठा हो, और वो फोर्स, वो जो प्रेशर है वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होके जो भी कौन सी चीज है वो स्मूथली आगे चल पाए। तो चलिए बढ़ते हैं छठवीं पॉइंट की ओर, जिसका नाम है वॉल्यूम। जैसे हमने वेट और मास का अंतर जाना है, बिल्कुल वैसे ही हम वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या अंतर है ये जानेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम को जानने के लिए आपको 3D स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना पड़ेगा, और 3D स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको पहले 2D स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। 2D स्ट्रक्चर क्या रहता है? अपने एग्जाम में बहुत बार ग्राफ निकाला हो, है ना, ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ निकालते हो, उसमें क्या रहता है, एक एक्स एक्सिस निकालते हो और जो दूसरा वो वाई एक्सिस निकालते हो। ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे आप एक्स एक्सिस कहते हो, और इसे जो वर्टिकल लाइन है उसे आप वाई एक्सिस कहते हो। और इसकी मदद से आप कौन सा ना कौन सा एक पॉइंट निकाल के ग्राफ तैयार करते हो, बराबर है। ये तो हुआ 2D स्ट्रक्चर, जिसका नाम है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जबकि 3D स्ट्रक्चर में आपको x तो रहता है, y भी रहता है, उसके साथ साथ एक तीसरी डायमेंशन रहती है जिसका नाम है z। क्या है? z। इसका मतलब ये हुआ 3 डायमेंशनल। इसमें 3 डायमेंशन है। 2D में क्या है? x है और y, और जबकि 3 डायमेंशनल में z भी है। अभी 3 डायमेंशनल आपने अनुभव लिया होगा, कौन सा भी 3 डायमेंशनल, जितने भी आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो ज्यादातर 3 डायमेंशनल रहते हैं। जैसे कि ये पेन लो, पेन में क्या रहता है, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे आप एक्स एक्सिस कहते हो, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है वर्टिकल, इसे आप वाई एक्सिस कहते हो। लेकिन जेड एक्सिस क्या है? अगर आपको जेड एक्सिस दिखना है तो इसे मैं ऐसे करूंगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे आप कह सकते हैं जेड एक्सिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हुआ है 3D डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि 3D स्ट्रक्चर। जैसे कि आप डस्टर देख लो, डस्टर में क्या रहता है, एक एक्स एक्सिस रहता है, दूसरा वाई एक्सिस रहता है, और तीसरा जो उसकी ब्रेड दिखाता है, जो उसकी चौड़ाई दिखाता है, वो हुआ है जेड एक्सिस। यानी कि ये 3D ऑब्जेक्ट हुआ है, बराबर है। आपने दूध वाला देखा होगा, दूध वाले के पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक नाप रहता है, उसकी मदद से वो क्या करता है, आपको दूध देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये 3 डायमेंशनल हुआ, है ना, उसको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है और उसकी चौड़ाई दिखाने के लिए जेड एक्सिस भी है। तो वो जो नाप है उस नाप को हम वॉल्यूम में गिनते हैं। तो ये वॉल्यूम क्या रहता है, पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, मीटर, एक मीटर आपको पता है, एक मीटर एक्स एक्सिस, एक मीटर वाई एक्सिस और एक मीटर जेड एक्सिस, ये मिलके जो भी कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे वो दूध वाले के पास रहता है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं हम उसे? वॉल्यूम। तो 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, तो इसका हुआ मीटर क्यूब। अभी आइए देखते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी जानने के लिए आपको वॉल्यूम तो पता है, तो वॉल्यूम में ऐसी कौन सी भी चीज डालो जिसे आप किलोग्राम में नापते हो। किलोग्राम में हम कौन सी चीज नापते हैं? मास। तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितना मास आता है, उससे हम डेंसिटी का पता लगा पाते हैं। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, एक लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक लेते हैं और दूसरी तरफ एक आयरन नेल लेते हैं, तो दोनों को हम पानी के अंदर डालते हैं। जबकि लकड़ी का ब्लॉक बड़ा होता है और आयरन नेल भले ही छोटा हो, लेकिन जो आयरन नेल है वो पानी के अंदर नीचे जाता है, जबकि जो लकड़ी का ब्लॉक है भले साइज में बड़ा हो, वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों होता है? भले उस लकड़ी के ब्लॉक की साइज ज्यादा हो लेकिन उसमें डेंसिटी कम है। आपने सुना होगा कि ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बहुत डेंस है। डेंस मतलब क्या है, एक डिसाइड किए हुए एरिया में ज्यादातर सबसे ज्यादा पेड़ है ना। आपने देखा पॉपुलेशन बहुत डेंस रहती है, जैसे मुंबई या पुणे, बड़े बड़े शहरों में क्या रहते हैं, पॉपुलेशन डेंस रहती है। मतलब क्या, एक कौन से तो एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं वो जो वुडन ब्लॉक रहता है वो क्या रहता है, हेवी नहीं रहता है, वो क्या रहता है, लाइट वेट रहता है। लाइट वेट होने के कारण उसमें डेंसिटी कम रहती है।
और अगर डेंसिटी कम हो तो वो पानी के ऊपर इजीली तैर सकता है मुकाबले उस आयरन नेल। आयरन नेल में क्या रहता है, एक तो वो लोहे का रहता है ना, लोहे में क्या रहता है, डेंसिटी ज्यादा रहती है और इसका परिणाम ये होता है कि वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो डेंसिटी मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आए। मास को हम किस में गिनते हैं, केजी में, और पर यूनिट वॉल्यूम में। ये -3 कहां से आया, इसका पता लगाने के लिए हमें पता है, हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये तो हुआ क्यूबिक मीटर ये वाला वॉल्यूम, इसका मतलब मास किलोग्राम, हम किलोग्राम ये मास का यूनिट है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम। मास का कौन सा यूनिट है, केजी, और वॉल्यूम का क्या यूनिट है, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब को मैं जब ऊपर लाता हूं तो ये बन जाता है केजी मीटर माइनस क्यूब, सिंपल मैथ्स। तो ये हुआ इसका यूनिट, किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी यानी क्या है, किलोग्राम यानी मास पर क्यूबिक मीटर, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, और ये मीटर क्यूब ऊपर आने के बाद -3 बन जाता है, इसलिए इसका यूनिट हुआ केजी मीटर रेज़ टू